हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा है आपकी तैयारी एकदम जोर शोर से चल रही होगी। तो आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम न्यूज़ देखेंगे 14 जुलाई 2022 की। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के जो डाटा पॉइंट में सबसे पहले जो बात की गई है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड के रिगार्डिंग भी ये बात की गई है। हाल ही में आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन से संबंधित एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि जो इंडिया है, भारत है, वो कुछ ही समय में जो चाइना है उसको पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से सरपास कर जाएगा। और इस सरपास के बाद में जो इंडिया है वो पूरी कंट्री, पूरी देश की, पूरी दुनिया की सबसे जो ज़्यादा पॉपुलस है, सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे जनसंख्या है वो देश भारत बन जाएगा। मतलब वन जनसंख्या पे नंबर 1 में आ जाएगा। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि अभी तो भारत में जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी यहाँ पर अवेलेबल है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ होता है कि जो स्पेसिफिक एज ग्रुप है, जो वर्किंग एज ग्रुप है, उसका एक बड़ा पोर्शन यहाँ पे अवेलेबल होना। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो उसी को कहा जाता है जब जो वर्किंग क्लास होती है वो जो 25 से 64 की एज जिसे माना जाता है वो वहाँ पर अवेलेबल हो, तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। और ये एक देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल होना बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इस जो डाटा पॉइंट में बताया गया है कि आने वाले 80 सालों में जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो भारत का जो है वो चेंज होने वाला है और डिक्लाइन लेवल पर ये आने वाला है। वर्ष 2037 में जो इंडिया में 25 से 64 तक की जो एज के लोग होंगे वो पीक पर होंगे, और 2052 में ये डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे। डिक्लाइन होने के बाद में जब 2052 के बाद में 65 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होंगे वो उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। साउथ के जो स्टेट्स हैं उसमें ये चीज़ सबसे पहले देखने को मिलेगी, जिसमें कि 20% जो पॉपुलस जो जनसंख्या है, वो पॉपुलेशन है, वो 65 के पार दिखाई देगी, जिसमें तमिलनाडु और केरला मुख्य होंगे। जिसमें ये प्रोजेक्शन दिया गया है कि वर्ष 2036 के बाद में ही यहाँ पर जो 60 से ऊपर के जो लोग हैं वो 20% हो जाएंगे। हालांकि डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है वो खाली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर देश में यहाँ पे देखने को मिलता है। हाल ही में जो वर्तमान में जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड से लेकर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल रही है। वहाँ पे एक जनसंख्या का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो एज ग्रुप में है, 60 साल या उससे ऊपर के ग्रुप में वो आते हैं। तो इसी प्रकार से ये डेमोग्राफिक जो शिफ्ट है वो हर कंट्री में होता है, और हर कंट्री में इसे देखने को मिलता है। नियर फ्यूचर में भारत में भी इसे देखा जाएगा, और जो लोग हैं वो डेमोग्राफिक डिविडेंड से शिफ्ट होकर जो 60 प्लस की एज है उसमें ज़्यादा अवेलेबल होंगे। तो भारत में जो है वो हालांकि जो एल्डर हैं, जो 60 से ऊपर के लोग हैं, वो पेंशन और आउट ऑफ पॉकेट का एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ पर ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पर देखने वाली ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि 60 60 प्लस में जब कोई आदमी पहुँच जाता है दोस्तों, तो उसके पास में हेल्थ से लेकर काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। और जो उसके पास में 60 से ऊपर होने के बाद में भारत में रिटायरमेंट की एज भी आ जाती है, तो उसके पास में वर्क भी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास में एक्सपेंस की भी प्रॉब्लम होती है। भारत में इन दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करने की गवर्नमेंट्स ने हमेशा काम किया है। पहला तो जो है पेंशन देकर इस चीज़ को सुलझाया गया है। दूसरा जो हेल्थ से लेकर जो इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट भी चलाती है, सेंट्रल लेवल पर भी चलाए जाते हैं। काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार की स्कीम्स चलाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों चीज़ें हैं जो डेमोग्राफिक शिफ्ट के बाद में हमें देखने को मिलेंगी, वो उन चीज़ों से जूझने के लिए, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पर व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की जा रही है। कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है वो
भारत में अगले 80 साल में हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद में जो पॉपुलेशन शेयर बताया गया है, पॉपुलेशन का जो शेयर है विभिन्न जो एज ग्रुप हैं, वो एज ग्रुप में अगर आप डेट्स के हिसाब से देखेंगे तो वर्ष 1940 में अगर हम बात करें तो 25 से 24 तक की जो एज ग्रुप था उसका जो शेयर था काफ़ी कम था, 5 से 14 तक ज़्यादा था, और 15 से 24 का कम था। 5 साल से जो कम थे उनका शेयर तो बिल्कुल ना के बराबर था। अब आप देखेंगे कि जो दो वर्ष अगर 2021 की हम बात करें तो वर्ष 2021 में 65 जो प्रतिशत, 65 से ऊपर की जो एज के लोग हैं उनका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अभी अगर हम बात करें 2020 से 2060 के बीच में अगर हम बात करें तो अभी जो हमें यहाँ पर ग्राफ के जरिए दिखाया जा रहा है कि 25 से 64 साल के जो लोग हैं वो अभी यहाँ पर 55% के समथिंग अभी यहाँ पर 25 से 64 साल की एज हैं। जो 65 साल के लोग हो जाएंगे और कम से कम 30% दो 2100 के बाद में। तो इस प्रकार से यहाँ पे डाटा के द्वारा ये शेयर किया गया है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है स्टेट वाइज जो पॉपुलेशन है उसमें भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलेगा। जो परसेंटेज चेंज यहाँ पे स्टेट के हिसाब से होगा, 15 से 59 जो एज ग्रुप है उसमें देखने को मिलेगा। वो अभी यहाँ पर आने वाले कुछ सालों में दिल्ली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में यूपी है, और ये काफ़ी सारे स्टेट हैं, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है। इस प्रकार के जो स्टेट्स हैं केरला, वहाँ पे अपने अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप केरला को अगर देखेंगे तो केरला में ये जो सब चेंज है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है परसेंटेज के हिसाब से। तो इसी प्रकार से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारत में शिफ्ट होने के बाद आगे आने वाले 10 20 50 सालों में बताई जा रही है। इसके साथ ही जो डिपेंडेंसी रेशियो है हमारे यहाँ पर जो तो डिपेंडेंसी रेशियो का जो यहाँ पर रेशियो देखने को मिलता है वो भी हर देश का अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डिपेंडेंसी का अर्थ होता है कि जो हमारे जो डिपेंडेंट हैं उनका क्या टाइमिंग रहता है। एक तो जो हमारे बच्चे हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनकी एज 15 साल के मानी जाती है। 15 साल से जो कम के बच्चे होते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा 65 साल से जो अबव होते हैं, 65 साल से अबव के जो लोग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, वो भी यहाँ पर डिपेंडेंट की कैटेगरी में माने जाते हैं। तो डिपेंडेंट का जो रेशियो है वो कितना बढ़ने वाला है एक पर्सन पे जो कमाने वाला आदमी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा वो जापान में ही देखने को मिला है। तो जापान में इस हिसाब से डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आएगा, और 2052 में ये बढ़कर 90 के भी पार हो जाएगा। 90% से ज़्यादा लोग डिपेंडेंसी के शेड्यूल में आएंगे। इसके बाद में साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया में भी है जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भारत में ये रेशियो अगर आप देखेंगे तो 2052 तक ये लगभग 50% के लमसम यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो अभी आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। इसके साथ ही पेंशन और जो हेल्थ के एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस भी यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे तो चाइना में यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिखाए गए हैं। इसके साथ ही जो इंडिया में है, इंडिया में जो पेंशन है उसका परसेंटेज एज के हिसाब से जो है वो ज़्यादा है। जो हमारा जो एक्सपेंस है वो हेल्थ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि जो पेंशन है वो यहाँ पर हमें कम मिलती है। तो इसी प्रकार से चाइना में आप देखेंगे यहाँ पर पेंशन काफ़ी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन यहाँ पे हेल्थ पे जो इनका एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अभी से हम इन चीज़ों के प्रति सजग रहें, और इंश्योरेंस और ऐसी जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। इस प्रकार के इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिए अपने लिए इनको लेके रखें, करा के रखें। सरकार काफ़ी कम पैसों पर ये सुविधा उपलब्ध कराती है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ये इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कौन सी इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर
चलाई जाती है, जिससे कि हमें हेल्थ बेनिफिट, जो इलाज के समय हमें उससे फ़ायदा होता है। तो आज के डाटा पॉइंट में जो बात की गई है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर बात की गई है। डाटा पॉइंट आपके मेंस में आंसर राइटिंग और डाटा को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में हमारे यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में ये बताया गया है कि जो इंडिया है वो मेल और फीमेल में लगभग इक्वल आ गया है। जो दोनों में जो यहाँ पर अंतर था, वो यहाँ पर अंतर काफ़ी कम हो गया है, और भारत ने ये अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा कवर कर कर लिया है। लेकिन फिर भी 145 देशों की जो रैंकिंग है उस रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा भारत पिछड़ा हुआ है, और लगभग 135वां जो स्थान है वो भारत को प्राप्त हुआ है। पिछले साल भी ये जो स्थान था 144 के लमसम था, और जो देश थे टोटल 156 थे। को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, ऐसी बात इस जो रिपोर्ट है उसमें कही गई है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो आइए देखते हैं जो इस साल की जो रिपोर्ट में क्या विशेष है। तो सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वर्ष 2022 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बुधवार को जारी किया गया है, यानी कि कल इसे जारी किया गया था लास्ट नाइट, जिसमें भारत ने 146 देशों में से 135वां स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में भारत का 156 देशों में 140वां स्थान यहाँ पर भारत का था। तो इस प्रकार से देखिए, पिछली बार भी 140वीं रैंक थी, और इस बार 135वीं रैंक है। नंबर के हिसाब से देखें तो ये रैंक का इम्प्रूवमेंट है, लेकिन यहाँ पर अब जो टोटल देश हैं वो पहले 156 थे तो अब 146 रह गए हैं, तो इसलिए जो भारत की रैंकिंग है वो 10 नंबर नीचे आ गई है। कुल मिलाकर इसमें देखेंगे तो कोई भी ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वास्तव में होता क्या है, इसे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्तमान स्थिति और चार प्रमुख आयामों, यानी इसके जो चार होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके बाद में एजुकेशनल अटेनमेंट है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। इन चारों को मिला के जो है वो बेंचमार्क सेट किया जाता है, और जो रैंकिंग है वो किसी भी जो किसी भी कंट्री को उसकी रैंकिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार यह लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है। चार उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर जीजीजी सूचकांक 0 से 1 के बीच में स्कोर प्रदान करता है, जहां एक जो नंबर है वो पूर्ण लिंग समानता को दर्शाता है, और जो 0 नंबर है वो कंप्लीट इनइक्वालिटी को दर्शाता है। पूर्णतः असमानता को यहाँ पे 0 से दर्शाया जाता है, और पूर्णतः समानता को यहाँ पर 1 से दर्शाया जाता है। तो 1 और 0 के बीच में यहाँ पर जो मार्किंग है वो की जाती है। तो डिफरेंट जो सब इंडाइसेस हैं उनका उनका जो प्रदर्शन है भारत के हिसाब से कैसा रहा उसे देखते हैं। भारत में लगभग 662 मिलियन यानी कि 66.2 करोड़ महिलाएं हैं। 2022 में भारत का समग्र स्कोर 0.625 था। 2021 में यह बढ़कर 629 हो गया है। इंडेक्स में पहली बार सम्मिलित करने वाले के बाद भारत का 135वां वैश्विक लिंग अंतर स्कोर 0.5 और 0.6 के बीच आ गया है। 2022 में भारत ने इसमें 0.62 स्कोर किया था, जो पिछले 16 वर्षों में इसका 7वां उच्चतम स्कोर था। तो इस प्रकार से जो स्कोर है वो अगर हम देखें तो 1 के करीब बढ़ा है, तो 1 के करीब बढ़ेगा तो ये जो जेंडर गैप है, इनक्वालिटी है, इसमें वो कम होती जाएगी। तो विभिन्न सूचकांक जो हैं उसमें भारत का इंडिविजुअली जो प्रदर्शन रहा वो कैसा रहा, इसमें सबसे जो पॉलिटिकल अटेनमेंट की बात इसमें की गई है, तो इसमें जो भारत में महिला सांसद हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ा है। मंत्रियों के पद पर भी महिलाओं का नंबर बढ़ा है। तो इसी सूचकांक की वजह से, इस सूचकांक में, पर्टिकुलर इसी सूचकांक में भारत को 1 नंबर ऊपर रखा गया है। तो ये जो भारत का
146 में से जो 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे बेस्ट जो पोजीशन है वो इसी क्षेत्र में मिली है। इस रैंक के बावजूद भी इसमें जो पॉइंट नंबर दिए गए हैं वो 0.267 ही दिया गया है, जो कि काफ़ी कम है। और ये जो टॉप पर जो देश इसमें सूचकांक में है वो 0.874 आइसलैंड का है, और बांग्लादेश का है जो 0.564 है। तो इसके साथ बांग्लादेश 9वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से जो ये दोनों देश हैं वो भारत से आगे हैं। भारत में इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन इतना सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जिसे कि नंबरों में दर्शाया जा सके। दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें तो श्रम शक्ति का हिस्सा, महिलाओं का प्रतिशत, समान काम के लिए मजदूरी समानता, अर्जित आय आदि इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत को 146 में से 143वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही पुअर है। भले ही इसमें स्कोर में सुधार हुआ हो, लेकिन पिछले साल 156 देशों में से भारत का 151वां नंबर था। पिछले साल भी कोई ऐसा मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। इसके साथ ही जो वैश्विक औसत इस स्कोर है इस पैरामीटर पे, उससे भी भारत काफ़ी कम है। भारत में ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जिनमें कोई शासन व्यवस्था या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी इससे पिछड़े हुए हैं। बाकी सब इनसे आगे हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो एजुकेशनल अटेनमेंट है। इसमें साक्षरता दर, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा के नामांकन दर को यहाँ पर मापा जाता है। इसमें भारत की जो 146 में से 107वीं रैंक है, जो कि अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले साल से ये जो स्कोर है वो थोड़ा ख़राब हुआ है, लेकिन पिछले साल जो भारत की रैंकिंग थी वो 156 में से 104वीं रैंक थी, जो कि यहाँ पर सेम मानी जाती है, लेकिन जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। इसके बाद में हेल्थ और सर्वाइवल है। हेल्थ और सर्वाइवल में जो सेक्स रेशियो है, बर्थ के समय और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको यहाँ पर मापा जाता है, और उसके हिसाब से जो भारत का स्कोर है वो 146 रैंक में से 40 देशों में काफ़ी अच्छा इसमें भी नहीं है। और 2021 में जो भारत ने 156 कंट्रीज में से 155वां स्थान इसमें प्राप्त किया था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इन चारों पैरामीटर्स में कुछ ज़्यादा बदलाव, कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी जो है किसी किसी पॉइंट पे भारत में जो इसको लेकर, जेंडर गैप को लेकर यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो करंट जो भारत की रैंकिंग है और जो उप सूचकांक इसमें कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, तो उन्हें भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे बेल से संबंधित जो भी लॉज हैं, बेल से संबंधित जो भी नियम हैं, उन नियम्स में बदलाव लाने की बात कही गई है। और कहा गया है कि हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ यूनाइटेड किंगडम की तर्ज पर बनाना चाहिए, जिसमें कि एक सीधी बात ये कही जाए कि इस नियम के तहत गिरफ्तारी हो सकती है, और इस नियम के तहत गिरफ्तारी नहीं होती है। अभी आज के समय में क्या होता है, आज के समय में पुलिस जो है वो संज्ञेय जो नियम होते हैं, जो अपराध होते हैं, उन अपराधों के तहत भी गिरफ्तारी कर लेती है, जो कि गिरफ्तार होने के बाद में अगर 7 साल या उससे कम का समय हमें अगर किसी अपराध को गिना जाता है, तो उसमें गिरफ्तारी की इतनी आवश्यकता भी नहीं होती है, बेल पर उसे छोड़ा जाता है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट हैं उसे बेल, उनकी बेल डिनाई कर देते हैं, और ऐसे में उन्हें जेल जाना पड़ता है। तो इसी बेल लॉ को जो रिफॉर्म करने की बात कोर्ट के द्वारा यहाँ पर कही गई है। तो ये समझते हैं कि बेल आखिर होती क्या है और किन कानूनों का इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत से संबंधित कानून में सुधार की आवश्यकता है, और सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में कानून की तर्ज पर इसमें चेंज करने का आह्वान किया है। तो उसने अपनी रूलिंग में क्या कहा कि जो संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदेश हैं, उन दो न्यायाधीशों की बेंच ने जुलाई 2021 में जमानत
सुधार के जो सत्येंद्र कुमार और सीबीआई के अगेंस्ट में जो केस था उसमें वापस से अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि जो अधिकांश जो अपराधी हैं वो संज्ञेय अपराध में पंजीकरण के बावजूद उसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें कि 7 साल या उससे कम की सजा होती है। 7 साल या उससे कम की जिसमें सजा होती है उसमें जो संज्ञेय कॉग्निजिबल होने के बाद में भी उसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर बेल भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। और जो कैदी होते हैं वो गरीब और अनपढ़ होने की वजह से भी इन्हें इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और काफ़ी सारी तो इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा बेल नॉट जेल का जो नियम है उसका भी उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, भारत में जुडिशरी की जो अच्छी बात अगर हम यहाँ पर बता सकें आपको, जुडिशरी में जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो जुडिशरी यहाँ पर कहता है कि किसी 100 जो मुलजिम हैं जो गुनहगार हैं वो यहाँ पर छूट जाने चाहिए, लेकिन जो एक जो पाक साफ आदमी है जो जिसने कोई गुनाह नहीं किया है तो उस आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार बेगुनाह को सजा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का यहाँ पर मोटो है। दूसरा मोटो यहाँ पर लेके चलते हैं कि जो बेल है वो हमेशा हर जो मुलजिम है उस पर जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता उसे बेल देने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसे जेल भेजना चाहिए। तो इस प्रकार के ये जो लॉ हैं जो जुडिशरी में जुडिशरी को मजबूत करने के लिए इन्हें बनाया गया है, ताकि किसी बेगुनाह को सजा ना हो पाए, बेगुनाह को प्रताड़ित नहीं किया जाए। तो यहाँ पर ये बेल नॉट जेल का जो नियम है उसकी पालना नहीं करना भी जो कॉलोनियल मानसिकता का परिचायक यहाँ पर कोर्ट ने बताया है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा इस कानून का उपयोग नहीं किया जाता है। तो वास्तव में बेल होता क्या है और जमानत को लेकर इसमें क्या कानून हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। सीआरपीसी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं करता है, केवल इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता के तहत जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सीआरपीसी मजिस्ट्रेटों को अधिकार के रूप में जमानती अपराधों के लिए जमानत देने का अधिकार देता है, और गैर जमानती अपराध संज्ञेय हैं जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने में सक्षम बनाता है। ऐसे मामलों में एक मजिस्ट्रेट पर यह निर्धारित रहता है कि वो आरोपी को जमानत पर रिहा करे या ना करे। तो कुल मिलाकर जो मैजिस्ट्रेट पर ही ये डिपेंड करता है कि वो उसे बेल देगा या नहीं देगा। तो इसलिए जो पुलिस है वो कॉग्निजिबल जो होते हैं, संज्ञेय जो होते हैं, नॉन बेलेबल जो अपराध हैं उनमें जो गिरफ्तारी बिना वारंट के भी कर सकती है, लेकिन जमानती जो होते हैं उसमें जमानत देना जरूरी होता है। लेकिन गैर जमानती जो अपराध हैं उसमें मजिस्ट्रेट ही डिसाइड करता है कि इन्हें जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो इस संबंध में जो यूके का लॉ है उसे उसमें क्या कहा गया है, जो यूके के लॉ के संबंध में यहाँ पर आह्वान किया गया है उसमें यूनाइटेड किंगडम का जमानत अधिनियम 1976 जमानत देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस कानून के तहत अपराधियों की संख्या को कम करने की तरफ जोर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि जो अपराधी है उनका नंबर कम करने की तरफ जोर दिया जाता है, ना कि उन्हें जेल में भरने की तरफ जोर दिया जाता है। अधिनियम जमानत दिए जाने के लिए एक सामान्य अधिकार को मान्यता देता है। इसकी धारा 4.1 में अधिनियम की अनुसूची 1 में दिए गए प्रावधान के अलावा जमानत दी जाती है। तो कुल मिलाकर जो इसमें जो अनुसूची है, जो शेड्यूल है नंबर 1, उसमें जो भी अपराध हैं उन अपराधों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, और इसे बेल को एक उसका अधिकार मानते हुए यहाँ पर इन अपराधों के अलावा हर किसी केस में यहाँ पर बेल दी जाती है। तो जमानत को अस्वीकार करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होता है कि जमानत पर प्रतिवादी पर विश्वास करने के लिए आधार मौजूद है, वह हिरासत में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, जमानत पर रहते हुए अपराध करेगा या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करेगा, न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसी अगर स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में जो बेल है वो डिनाई की जा सकती है। लेकिन बेल लेने वाले का जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों क्या है, वो उस बात को समझिएगा। जो बेल लेने वाला आदमी है
जो बेल लेने वाला आदमी है उसे तो ये अधिकार के तौर पर दिया गया है। लेकिन दूसरा जो जिसने इस पर अपराध का आरोप लगाया है, जो नॉन बेलेबल आरोप जो इनके ऊपर लगाया है, उन पर उनको अभियोजन को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि जो ये आदमी है वो हो सकता है कि कोर्ट में आकर अपना आत्मसमर्पण ना करे, या फिर हो सकता है कि जमानत पर रहते हुए फिर से अपराध कर ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो केस चल रहा है उससे संबंधित गवाहों के मामले में ये हस्तक्षेप करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो न्याय के मार्ग में जो भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, ये किसी को करप्ट तरीक प्रैक्टिस का उपयोग कर सकता है, किसी को घूस देने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो अभियोजक पक्ष को सिद्ध करनी पड़ती है कि ये इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, इसलिए बेल डिनाई की जाए। उसी कंडीशन में यहाँ पर जो इस पर्सन को है वो बेल डिनाई की जाती है, नहीं तो बेल डिनाई नहीं की, बेल दे दी जाती है इसे एक अधिकार मानते हुए। जबकि हमारे देश में जो कानून है वो इस तरीके का बनाया गया है कि जो अपराध हैं उन अपराधों से संबंधित गैर जमानती जो अपराध हैं वहाँ पर बनाए गए हैं, और गैर जमानती अपराध होते हैं बिना वारंट के जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आज देखने को मिलती है। इसी कारण जो कोर्ट में केसेस हैं वो जब तक चलते रहते हैं तो तब तक उस आदमी को बिना किसी अपराध के, हो सकता है बिना किसी अपराध के भी, और बिना अपराध सिद्ध हुए भी जेल में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो इसीलिए जो इन दो जजों की जो बेंच ने यह निर्णय लिया है और सभी स्टेट्स को, सभी राज्यों को पाबंद किया है कि वो इसी प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट लोगों में भेदभाव ना करें, और जो बेल का प्रावधान है उसका सख्ती से उपयोग किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज इस अगली न्यूज़ में जो बात की गई है वो ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइसेस बिल को लेकर इसमें बात की गई है। हाल ही में गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइसेस को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कि मेडिकल डिवाइसेस और जो रिसर्च वर्क है इसे इसमें इंक्लूड किया गया है। तो किस प्रकार से रिसर्च किया जाता है और रिसर्च में जो लोगों को इंक्लूड किया जाता है उन्हें किस प्रकार का कंपनसेशन यहाँ पर दिया गया है, इसमें इस प्रकार की जो इम्प्रूवमेंट है की गई है। साथ ही जो ऑनलाइन फार्मेसीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट है वो किया गया है। तो आइए देखते हैं क्या विशेष इस मेडिकल डिवाइसेस बिल में है और क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते मौजूदा ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो प्रेजेंट का जो एक्ट है वो ये एक्ट काम करता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और नियमों में बदलाव करने के लिए ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक बिल 2022 का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में चिकित्सकीय उपकरणों को एक अलग इकाई के रूप में विनियमित किया गया है। नैदानिक परीक्षण या जांच से संबंधित चोट और मृत्यु के लिए जुर्माना और कारावास का प्रावधान भी किया गया है। तो इस प्रकार से जो तीनों चीज़ें हैं उसमें यहाँ पर जो चेंज है वो किया गया है। सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो ऑनलाइन फार्मेसीज को लेकर किया गया है। ऑनलाइन फार्मेसीज आपने देखा होगा, कई सारी ऑनलाइन फार्मेसीज यहाँ पर आती हैं। जो ऑनलाइन फार्मेसीज या तो उनके पास में दुकान का लाइसेंस होता है, या मोस्ट ऑफ द केसेस तो ऐसे होते हैं जिनके पास में कोई लाइसेंस होता ही नहीं है। ये किसी मेडिकल शॉप से या उससे टाई अप कर लेते हैं, और टाई अप करने के बाद में ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर जो प्रेस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर सेल करने लग जाते हैं। जब यहाँ पर इनकी ऑडिट होती है तो ऑडिट होने के समय पे ये एक डॉक्टर को अपने पास में ही हायर करके रखते हैं, और जब ऑडिट होती है तो उसी से प्रेस्क्रिप्शन बना लेते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन बना लेने की स्थिति में जो है वो जो मेडिसिन की सेल होती है वो वैलिड हो जाती है। तो ऑनलाइन फार्मेसीज को विनियमित करने का कोई प्रावधान 1940 के कानून या किसी अन्य नियम में मौजूद नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन फार्मेसी वर्तमान में पूरी तरह से कानून के बाहर कार्य कर रही है। इसमें से अधिकांश वेबसाइटों के पास शायद भौतिक दुकान या भंडारण इकाई का लाइसेंस है। नियमों के उल्लंघन के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर को यह पता नहीं होता है कि वो किस कानून या नियम के तहत वेबसाइटों के खिलाफ कार्रवाई करे। आप इन वेबसाइटों से बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा प्राप्त कर सकते हैं। बिल में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा
किसी भी दवा को ऑनलाइन मोड में नहीं बेचा जाएगा, स्टॉक या प्रदर्शन या बिक्री के लिए पेश नहीं किया जाएगा, साथ ही वितरित भी नहीं किया जाएगा। ऐसा सिर्फ नियमों के तहत ही किया जा सकेगा। ऑनलाइन फार्मेसी जो है उसे यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन कोई स्पेशल परमिशन लाइसेंस के थ्रू यहाँ पर दी जा सकती है, उसका प्रावधान भी इसमें किया जाएगा। साथ ही जो क्लिनिकल ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको लेकर जो मौजूदा अ, मसौदा जो तैयार किया गया है विधेयक का, उसमें प्रतियोगिता तथा कानूनी उत्तराधिकारियों को दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों के लिए नैदानिक परीक्षण और जांच में हुई चोट मृत्यु के लिए मुआवजे का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल में जो भी पर्सन पर ट्रायल किया जाता है, उस ट्रायल में अगर उनको कोई चोट लग जाए या उनकी डेथ भी हो जाए तो ऐसे केस में उनको कंपनसेशन देना होगा। मुआवजे का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। मसौदा जांचकर्ताओं का परीक्षण के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी चोट के लिए चिकित्सक प्रबंधन प्रदान करने के लिए भी उत्तरदायित्व होगा। जो भी यहाँ पर चोट लगती है, उस चोट का जो इलाज होगा, उस इलाज के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो क्लिनिकल ट्रायल करने वाले लोगों को ही करनी पड़ेगी। मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर कारावास और मुआवजे की राशि को दुगना करने के लिए एक नया प्रावधान यहाँ पर किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल से जो संबंधित है वो यहाँ पर लॉज पहले से ही अवेलेबल थे, लेकिन अब उनको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस हैं। मेडिकल डिवाइसेस का जो चैप्टर है यहाँ पर अलग से जोड़ा गया है। पहले मेडिकल डिवाइसेस का चैप्टर नहीं हुआ करता था। तो मसौदा विधेयक के द्वारा परिभाषित चिकित्सा उपकरणों के दायरे में नैदानिक उपकरण, उनके सॉफ्टवेयर, प्रत्यारोपण, विकलांग सहायता के लिए उपकरण, जीवन रक्षक, कीटनाशु शोधक के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण और अभिकर्मक या किट हैं। 1940 के अधिनियम में दवाओं की 4 श्रेणियों में से एक श्रेणी में इसे रखा गया था। जो दवाओं का जो शेड्यूल पहले जो बनाया गया था, उसमें से एक शेड्यूल में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उन्हें रखा गया था, लेकिन अभी इसे जो है वो एकदम सेपरेट कर दिया गया है। चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने का निर्णय लेने के लिए मसौदा विधेयक मौजूदा दवाओं तकनीकी सलाहकार बोर्ड की तर्ज पर एक चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड बनाने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। जो चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें कि इसी फील्ड से संबंधित जो लोग हैं वो वर्क करेंगे और जो इससे संबंधित डिसीजन है उनको लेंगे। तो इस प्रकार से जो मेडिकल डिवाइसेस से संबंधित जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का नया जो लॉ है 2022 का, इसका जो ड्राफ्ट है वो अभी बनकर तैयार हुआ है। हालांकि जो नेक्स्ट जो संसद का सेशन होगा उस सेशन में इसे लाने की बात कही जा रही है, और सेशन में इसे प्रस्तुत करने के बाद में इसे लॉ के रूप में परिभाषित कर दिया जाएगा। तो अभी ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में जो भी इम्पोर्टेंट जो भी बात थी वो हमने यहाँ पर आज डिस्कशन की है। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। आज को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। जो इसके जो पीडीएफ है, लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उसे उसे भी फॉलो कीजिएगा, और पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी न्यूज़पेपर एनालिसिस के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।